losing his seat. So I think people in last 2.5 years, the way Eknathji Shinde has worked, the way he has carried forward the legacy of Balasaheb Thackeray, the way Mahayuti has worked under his leadership, and the way Mahavikas Aghadi or the Ubhata netas, leaders, जो सिर्फ गाली गलोच और आलोचना, उसके सिवा उनको 2.5 साल में कुछ जमा नहीं करने के लिए, उसमें से एक नाम था आदित्य ठाकरे का भी, लोगों ने उनको उनकी जगह जो है दिखाने का काम इस इलेक्शन में किया है। सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पर श्रीकांत शिंदे को आप सुन रहे थे, शिवसेना के वो सांसद हैं और आपको बताते चले मुख्यमंत्री के बेटे हैं। ये तस्वीरें भी भीतर की सामने आ रही हैं जब सभी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है शिंदे खेमे में, क्योंकि असली शिवसेना किसकी, अब इस सवाल से पर्दा हट गया है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताते चले जिस तरह की लड़ाई महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उसको काउंटर किया यहाँ पर शिंदे ने। और यहाँ पर शिवसेना सांसद नरेश महेस्के का बड़ा बयान आया है, एकनाथ शिंदे को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, और यहां से अब फील्डिंग भी तेज की जा चुकी है। शिवसेना सांसद नरेश महेस्के का यह बड़ा बयान आया है, एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या एकनाथ शिंदे को फिर से 2022 की तरह से मौका देगी, या फिर इस बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहेंगे, बड़ा सवाल है। मेघा लगातार मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। मेघा, शिवसेना सांसद नरेश महेस्के चाहते हैं कि शिंदे जी को ही बनाया जाए मुख्यमंत्री, होगा क्या ऐसा? चित्रा मैं आपको 2-3 चीज समझा दूं अभी। ये बात बहुत क्लियर है भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्डर्स में और जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच में। ये बात मुझे आज से नहीं पिछले 1 महीने से बताई जा रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर सिर्फ बीजेपी 100 का आंकड़ा क्रॉस करती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी के खुद पर, नेताओं पर, कि वो इस बार अपने कार्डर्स की बात सुने और अपना चीफ मिनिस्टर लेकर आए। क्योंकि पिछले बार ये बात तो क्लियर थी ही कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 105 सीट के साथ, उसके बाद भी उन्हें त्याग करना पड़ा चीफ मिनिस्टर का पोजीशन, उन्हें मिस्टर शिंदे को सीएम बनाना पड़ा, देवेंद्र फडणवीस को डीसीएम बनाना पड़ा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद ये बातें बार बार कहते हैं कि ये त्याग हुआ है और ये त्याग दोबारा नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मेघा, जल्दी से एक सवाल का जवाब। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की ओर से बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल बुक किए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से अपने विधायकों को बचाना है, नहीं बची है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम लाएगा। ठीक है मेघा, मेरी आवाज अगर अब तक आ रही हो, महाविकास अघाड़ी की ओर से कल ही पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी कि किस तरह से तमाम नेताओं को होटल में लाकर रखा जाएगा और उनके ऊपर बीजेपी की नजर नहीं पड़े, तो लेकिन अब तो सत्ता के लिए न 3 में न 13 में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर विधायकों को अगर छिपा और बचा भी लिया गया तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रचंड जनादेश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आपको दिखा रहे हैं श्रीकांत शिंदे जो कि सांसद हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनको किस तरह से मिठाई खिलाया जा रहा है यहाँ पर। और आपको बताते चले अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अजित पवार की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, मुस्कुराते हुए उनकी भी तस्वीर सामने आई है प्रफुल्ल पटेल और बाकी नेताओं के साथ। लेकिन जरा सुनते हैं क्या नारे लग रहे हैं, किस तरह से बधाई दी जा रही है। सुनामी यहां पर देखने को मिल रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, शिवसेना शिंदे की हो, एनसीपी अजित पवार की हो। यहां पर देखिए बीजेपी अकेले 126 सीटें, कल्पना सोरेन इस वक्त क्या कह रही हैं झारखंड के मुद्दे पर, सुनते हैं। 50 के लगभग आंकड़े जेएमएम छू चुकी है, लगभग बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जो जनसभाएं और जिस तरह कनेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी फ़िलहाल के तौर पे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो हम लोग जब इतना इंतज़ार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतज़ार हो जाए
और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए 23 तारीख का इंतज़ार सबने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का, 2 से 3 घंटों का इंतज़ार और करिए। लगभग बहुमत के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल लगभग तो 41 का देखिए, मैं 41 क्रॉस करते हुए 50 तक पहुंच मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है, और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। आपका भी जिस तरह से गांधी विधानसभा से आप लगा कल्पना सोरेन अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। उनकी पार्टी शानदार जनादेश हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन की आपत्ति है, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा अभी रुकिए, जरा ठहरिए, 2-3 घंटे का और इंतजार कीजिए। फिलहाल नीचे जो आंकड़े आप झारखंड के देख रहे हैं, अब उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल होता हुआ कम से कम बीते 1 घंटों से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के साथ प्रचंड तरीके से जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पीछे, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सुनामी है। और पिछले कई सालों के मुकाबले अगर देखें, आपको बताते चले 2014 में चूंकि शिवसेना से इतर बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में गई थी, 125 सीटें उस समय उसकी ओर से जीती गई थी। लेकिन अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 149 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी अगर 126 सीटों पर आकर यहां पर टिकती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तमाम खास मेहमान लगातार एबीपी न्यूज के स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एक टिप्पणी जल्दी उनका मैं ले लेती हूँ। संजय जी आ चुके हैं। संजय जी, ये जो जनादेश है महाराष्ट्र का, क्या बता रहा है? निश्चित रूप से यही बता रहा है कि जनता ने बिल्कुल बढ़ चढ़ करके महायुति के लिए वोट दिया है। जो जिस स्कीम की चर्चा हो रही थी, कि जो लाडली बहन स्कीम की चर्चा हो रही थी, उस स्कीम का फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बात की चर्चा तब से हो रही थी कि महिलाओं का टर्नआउट बढ़ा। इसके क्या अर्थ हैं? इसके मायने यही हैं जो चुनावी नतीजे बता रहे हैं। तो ये लाडकी बहना योजना महाराष्ट्र में काम कर गया, तो क्या हेमंत सोरेन के लिए जो मैया वाली योजना थी वो झारखंड में काम किया है? कम से कम इस वक्त के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि इस तरह की स्कीम झारखंड में भी रूलिंग पार्टी के लिए फेवर दिखाई पड़ रहा है। राखी जी, देखिए, हाल के दिनों में जिस तरह से मैं कहूँगी कि बीजेपी और यहाँ महायुति की जो सफलता है, उसको देखते हुए यही लगता है चित्रा की जो पूरी विमेन वोटर्स हैं, जिस तरह से वो टर्नआउट है, जिस तरह से उनके इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है और उनके लिए स्कीम्स बनाई जा रही है, इन सबको और स्टडी भी करना पड़ेगा। एक सक्सेस स्टोरी है एक तरह से। बिल्कुल, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिलाओं को पहले बहुत दरकिनार किया जाता था, लेकिन अब वो ये तय कर रही हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। दो चीज़ों पर, जैसे संजय जी ने बताया कि जो महिलाओं को सम्मान दिया गया और जो बेनिफिट दिया गया, उसका फायदा दोनों स्टेट में दिखता है। और मैं झारखंड के लिए डिनाई करना चाहता और बताना चाह रहा हूँ कि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे जयराम महतो ने भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। यदि ये योजनाएं सफल होती तो कल्पना सोरेन जीतते हुए नजर नहीं आती। उनके बसंत सोरेन अभी 4 राउंड पीछे थे, अभी जाके 851 वोट से आगे हुए हैं। उनके स्पीकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नाला से वो पिछड़ चुके हैं, गांडे से उनके मंत्री पिछड़ चुके हैं, सरजू राय से उनके मंत्री हार चुके हैं। तो 5-5, 6-6 मंत्री उनके हारते हुए दिख रहे थे। और ये चीजें महाराष्ट्र में आपको नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में जब हवा चलती है और जब योजनाओं का फायदा होता है तो एक तरफा चलता है और एक तरफा दोनों ही राज्यों में, एक तरफ बीजेपी प्लस के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस प्लस झारखंड मुक्ति मोर्चा को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देनी होगी। उनकी ही सरकार है और सबसे ज्यादा सीटें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। विशाल जी, तो मतलब एक जगह आपके लिए बल्ले बल्ले, दूसरी जगह से मायूसी? नहीं, मायूसी की बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर बल्ले बल्ले है तो उसकी बात होनी चाहिए कि उसके कारण क्या हैं। आप जरा वोट परसेंटेज देखिए। अगर हम देखें तो बीजेपी 149 पे लड़ी थी, सामने 126 दिख रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 84% स्ट्राइक रेट है। और अगर 288 में से महायुति का लिया जाए 223, तो ऑलमोस्ट 77% का स्ट्राइक रेट आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा चित्रा जी, ये जो 2.5 साल का ही स्कीम का ये नहीं, जनता ने ओवरऑल कैलकुलेट किया। 5 साल पहले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2.5 साल की ये, तो ये 7.5 साल, और पर्टिकुलरली ये जो 2.5 साल है, इस 2.5 साल में ये क्यों लाडली योजना स्कीम नहीं चली। यहाँ पर अगर हम देखें कांग्रेस प्लस को पूरा जोड़ दिया जाए, शिवसेना शिंदे गुट मतलब टक्कर देता हुआ प्लस में भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी के आसपास तो है ही नहीं। अरे आप ये देखिए कि जितने इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, मतलब आगे है 20, उससे कम कांग्रेस है 19। आप सामने देखिए, मतलब इंडिपेंडेंट से भी कम के स्टेक पे रेट जो है चीजें चल रही हैं। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी 19 पर, शिवसेना उद्धव 18 पर, और यहाँ पर एनसीपी जो शरद पवार है वो 15 पर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शिंदे जी की तो बिल्कुल 11 इंडिपेंडेंट, अदर्स 11 हैं। अदर्स, अच्छा। तो मतलब ये देखिए ना कि अल्टीमेटली जो जनता है ना,
ये बता रहा है कि कोई लाडली स्कीम की बात नहीं है, जो प्रतिबद्धता से काम किया गया 2.5 साल तो उसने। लोग यही कहेंगे ना, ध्रुवीकरण करते हैं आप लोग और जीत नहीं हासिल करते हैं। तो चित्रा जी आप बताइए, जो है जाति जनगणना हाथ में लेके संविधान जो है दिखाना, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, पूरे लोकसभा में झूठ बोल डाला, आरक्षण ले लेंगे, बदल देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ भैया किसका आरक्षण जा रहा था? तो चित्रा जी झूठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप माइक नहीं है अभी, नहीं, माइक मेरे ही पास है। अरे एक काम, ये हमेशा जो माइक है ना वो कैप्चर कर लेते हैं, इसलिए आज हमने दिया ही नहीं है। ये हमेशा ये और इनके साथी कांग्रेस क्यों नहीं सीट दे दिया? झूठे बोलना, झूठे खाना। जनता ने जवाब दे दिया कि क्या है, कहाँ गया वो हाथ में लेके संविधान? अब क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे भैया? क्या दिखाओगे? संविधान तब भी दिखाया था, अब भी दिखाएंगे। अरे वो जातिगत गणना भी फेल हो गई ना महाराष्ट्र। हाँ फेल होगी, फिर झारखंड नहीं जा रहे आप। झारखंड चलेंगे हम, झारखंड में चुनाव सुनिए, 2 स्टेट में चुनाव हुए, एक स्टेट में आप जीते, एक स्टेट में इंडिया गठबंधन जीती, तो इसके मतलब क्या हुआ? टाई हुआ ना मैच। वो जबरदस्ती झंडा लिए घूम रहे हैं, हम जीत गए। अरे मैं जीत गए, देखो ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में आ जाए तो लीजिए, हल्ला मचा रहे हो आप, टाई हो गया मैच, फिर भी आप कर रहे हो। की सीमा होती है, आपके पास माइक नहीं, जिसके पास माइक होगी उसी के। झूठ बोलने की एक सीमा होती है। हम कह रहे हैं एक स्टेट आप जीते, एक स्टेट हम जीते, तो जब टाई हो गया मैच तो आप काहे झंडा लेके दौड़ रहे हैं? जीते वहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया। अनुराग भदौरिया जी, मतलब मुझे आपकी तारीफ करनी होगी कि इतनी बुरी हार पर भी आप जो झगड़ा करने के लिए आए हैं ना यहाँ पर बीजेपी से, सुपड़ा साफ हो गया भाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस 19, शिवसेना उद्धव 18, बाला साहब ठाकरे की विरासत शिंदे लेकर जा रहे हैं। कहीं कोई किसी की विरासत कोई नहीं छीनती। आपको याद होगा जब बिहार में चुनाव हुआ था, नीतीश जी की सरकार बन गई थी, लालू जी उसमें जेल में चले गए थे, तो कहते थे आरजेडी खत्म होगी। उसके बाद वो दोबारा चुनाव हुआ, और आरजेडी का डिप्टी सीएम बना। मैं लौटी हूँ देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर, देखिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जरा सुन लेते हैं कैसे वहां पर चल रहा है सेलिब्रेशन। बताते चले देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यकीनन ये जो आगाज है जिसका शानदार अंजाम हुआ है भारतीय जनता पार्टी, आपको बताते चले कि शानदार जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि सहयोगियों को साथ में लेकर चलेंगे। और आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जरा मैं चाहूंगी कि हमारे अगर मोबाइल को आप क्लोज कर पाए, अजित पवार की तस्वीर सामने आई है और यहाँ पर नरेश अरोड़ा हैं जिन्होंने कैंपेन संभाला है। नरेश अरोड़ा जो लगातार और यहाँ पर सहयोगियों के साथ लेकर चलेगी भारतीय जनता पार्टी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, बीच में जो फूलों का गुलदस्ता हाथ में है, नरेश अरोड़ा अजित पवार को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल उनके दाहिनी तरफ हैं, डिजाइन बॉक्स के को फाउंडर हैं नरेश अरोड़ा। मुस्कुराती हुई इनकी तस्वीरें हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी की गई थी इनकी पूरी की पूरी टीम की ओर से और कोशिश यही थी कि 30+ के आंकड़े को छुआ जाए, जिसमें कामयाबी हासिल हुई। और आपको बताते चलिए, ये जो गुलाबी रंग आप देख रहे हैं फूलों में भी, दरअसल पूरा का पूरा जो थीम था अजित पवार के कैंपेन का, वो पिंक कलर का ही था। हालांकि आज उस सदरी में, उस जैकेट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, व्हाइट कलर में नजर आ रहे हैं अजित पवार, लेकिन ये जो गुलाबी रंग है इसके मायने बहुत ज्यादा रहे, जिसने महिलाओं का वोट हासिल करने में मदद की है अजित पवार की। नरेश अरोड़ा बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ है प्रफुल्ल पटेल मुस्कुराते हुए, दूसरी तरफ आपको दिखा दे रहे हैं खुद अजित पवार। और यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के साथ अब तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं और अब कुछ और तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। हम्पिंग मेजॉरिटी मी अगोदरपासून सांगत होतो की हम्पिंग मेजॉरिटी मिळेल, खरं म्हणजे लँडस्लाइड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो।
लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं. समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं. गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे ये काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि महायुति की प्रचंड ये जीत हासिल हुई है. अगर उन्होंने मराठी में जो कहा है उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो लाडकी बहना योजना को वो पूरा का पूरा श्रेय देते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपको बताते चले कमाल का प्रदर्शन शिवसेना शिंदे गुट की ओर से किया गया है और यहाँ पर 2 अलग अलग तस्वीरें. एक तरफ बुलडोजर के साथ देखिए कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज पहुंच चुके हैं, फूल माला बरसाए जा रहे हैं, हाथ में झंडा है, गुलाबी रंग भी है. और जरा इन तस्वीरों का अगर हम समझे कि ये किस गुट के हैं तो घड़ी दिखाई दे रही है. अजित पवार गुट के हैं ये लोग. बारामती की ये तस्वीरें हैं. अजित पवार गुट के जितने भी आप देख पा रहे हैं, और अब तो गुट भी कहना गलत ही होगा क्योंकि हम सब ने देखा है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने कैसे चुनाव चिन्ह सौंप दिया था एनसीपी अजित पवार को. हालांकि शरद पवार की तस्वीरों को इस्तेमाल करने पर रोक जरूर अजित पवार के लिए लगा दी गई थी. और अब बड़ी खबर इस वक्त ये है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि सहयोगियों को साथ में लेकर चलेंगे और अजित पवार के समर्थक जीत के बाद बुलडोजर पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. मेघा मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उसके पहले आप कुछ टिप्पणी नरेश अरोड़ा को लेकर. देखिए, नरेश अरोड़ा अभी अजित पवार को बधाई दे रहे हैं. जाहिर है अजित पवार का चुनावी प्रबंधन उन्होंने किया होगा, लेकिन धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है. ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है. ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है. इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है. इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को आप सुन रहे थे. जीत का लड्डू यहाँ पर मिठाई मुंह मीठा कराते हुए एक दूसरे की नजर आ रहे हैं. और एकनाथ शिंदे आपको बताते चले, इस बात की तारीफ करनी होगी मुख्यमंत्री की, अभी जो प्रचंड जनादेश उनका मिला है वो तो मिला है, लेकिन जिस दिन दिव्यांग हमने इंटरव्यू किया था उनका रात को 3 बजे उन्होंने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था. कम से कम 8 अलग अलग चैनल के और अखबारों के वहां पर तमाम पत्रकारों की मौजूदगी थी. पूरे रात भर उनका इंटरव्यू चलता रहा और सुबह के 6 बजे वो चले जाते हैं विचार के लिए. सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है. अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे. हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, भाई है, नड्डा जी और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है. आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं. देखिए, अभी मैं कहता हूँ उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया. अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए. लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है? हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया. इसलिए जो काम बोलता है
और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए। इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। तो क्या ये लाडली बहन का योजना लाडली बहन योजना जो है क्या ये बेनिफिट कर गया? लाडली बहनों को कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार ने किया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। बाकी भी हमारे लाडले बहनों का वोटिंग, लाडले भाइयों का भी वोटिंग, सभी लोगों ने परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा दी। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करता है तो ऐसे प्रकार के काम होते, डेवलपमेंट होती है और उसी का नतीजा जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक काम में हमें राज्य को केंद्र सरकार ने भी मदद की है और निश्चित रूप से मोदी जी ने भी हमेशा सहयोग रखा है, मार्गदर्शन रखा है। और इसलिए ये जीत जो है हमारी बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। मैम पीछे आखिरी सवाल, आगे की रणनीति कैसे रहेगी? कोई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। अब तक की जो सबसे बड़ी बात उनकी ओर से कही गई वो ये है, महायुति को जबरदस्त जीत मिली है, लेकिन तीनों पार्टी मिलकर अगला मुख्यमंत्री तय करेंगी। ज्यादा सीट का मतलब ये कतई नहीं है कि सीएम उधर का बनेगा, यानी कि अभी से अपनी दावेदारी को लेकर पीछे हटते हुए दिखना नहीं चाहते हैं एकनाथ शिंदे। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अभी इंतजार कीजिए, तीनों पार्टी मिलकर ही ये तय करेंगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मेघा लगातार मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। मेघा, एकनाथ शिंदे आखिरी वक्त तक लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल फाइटर की तरह, और यही वजह है कि इतना बड़ा सवाल। एक तरफ बीजेपी कह रही है सबको साथ में लेकर चलेंगे, तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये कोई बात नहीं हुई है कि जिसका सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब मायने क्या समझे जाए मेघा इसके? देखिए चित्रा, मैं आपको ये समझा दूं कि एकनाथ शिंदे जी की पार्टी से जो प्रवक्ताएं हैं वो पिछले 2 दिन से ये बात अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे ही गुट से या हमारे ही पार्टी से चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी हमें इक्वली मान्य होगा। तो ये वो अपनी तरफ से भी हिसाब साफ कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीएम हमारा होना चाहिए। लेकिन अभी आपने एकनाथ शिंदे जी को सुना। देखिए, महत्वाकांक्षा हर लीडर की होती है, लेकिन यहाँ वो किस्सा अब खत्म हो गया है। मैं आपको कह रही हूँ एज समबडी जो कि महाराष्ट्र से काम कर चुका है, यहाँ की पॉलिटिक्स को समझता है और भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हुए बहुत साल हो गए मुझे, मैं आपको ये दावे के साथ कह रही हूँ चित्रा कि ये कहानी अब खत्म हो गई है। अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में दोबारा सोचने का कि चीफ मिनिस्टर किसी और का हो सकता है, उनका नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा और जहां तक मैं सही समझती हूं देवेंद्र फडणवीस होंगे, क्योंकि इस बात आप सिर्फ एक छोटी सी बात समझिए, 148 सीट पर चित्रा भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 127 पर अपनी लीड कंसोलिडेट करते हुए, तो आप समझिए कि सिर्फ 20 सीट पे वो पिछड़े हैं, बाकी हर जगह 80% स्ट्राइक रेट है। ऐसी स्ट्राइक रेट तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हिस्ट्री में कहीं देखी होगी। इस तरीके की प्रचंड परफॉर्मेंस, प्रचंड जीत जो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर लेकर आई है, आप सही मानिए चित्रा, इस वक्त उन्हें ना तो शिंदे जी की जरूरत है ना अजीत पवार की जरूरत है, मगर वो साथ में सबको लेके चलेंगे। उनसे हम लोगों ने बात करी, बहुत क्लैरिटी है उनके दिमाग में कि हम साथ में लड़े, हम साथ में रहेंगे, हम साथ में मिलकर सीएम का चुनाव करेंगे। लेकिन अब आप ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें कोई भी दो राय है कि चीफ मिनिस्टर किसका होगा, मुख्यमंत्री किसका होगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी जिस तरीके से उन लोगों ने बात करी है पिछले 1 महीने में, इस बात की क्लैरिटी बहुत ज्यादा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अच्छा करेगी तो ये समय है, ये उनका समय है, जैसे वो कहते हैं यही समय है, सही समय है, तो इस बार यही समय है
है, उनका समय है और सही समय है। पिछले बार त्याग दिया था उन्होंने, 2019 में उनके साथ धोखा हुआ था, वो ऐसा कहते हैं। 2022 में उनको त्याग करना पड़ा था चीफ मिनिस्टर का पोजीशन, 105 के बावजूद उन्होंने शिंदे जी को बनाया था क्योंकि सरकार बनानी थी उन्हें अपनी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ये गलती नहीं करेगी क्योंकि लेकिन बड़ी खबर मेघा यही है, सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र में पेच फंस सकता है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने ही अपनी दावेदारी यहां पर जता दी है। एकनाथ शिंदे हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। के शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, ये बात तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वोट जिहाद पर धर्मयुद्ध की ये जीत है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं ये कोई बात नहीं हुई कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। चित्रा जी, देखिए महाराष्ट्र में आज जो हमारी गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, वो एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। इतनी बड़ी जीत शायद महाराष्ट्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी। और मेघा जी अभी कह रही थी एक स्ट्राइक रेट का, तो मैं थोड़ा सा यदि मैं गलत नहीं हूं तो बिहार के चुनाव में हम इससे भी बड़े स्ट्राइक रेट को कवर कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो इतनी बड़ी जीत आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें जन आशीर्वाद के रूप में दिया है, अभी तो हम उस आनंद में हैं, उस खुशी में हैं। और जहां तक ये इस तरह के बहुत से कंट्रोवर्सी पैदा करने की बातें हम पिछले 1-1.5 महीने से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए हम अपने काम में लगे हुए हैं। आप इतने ज्यादा आनंद में हैं, तो वो जो आनंद दीघे के शिष्य हैं वो आप लोगों को बहुत देर तक आनंद में रहने नहीं देंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ज्यादा सीटों का मतलब ये कतई नहीं हो गया कि मुख्यमंत्री उधर का बनेगा। दावेदारी मजबूती से रखी है उन्होंने अपनी। ऐसा है, स्कूल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सबको रखना चाहिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन सभी का है। लेकिन बहुत स्पष्ट है, आपको ध्यान होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अमित भाई शाह ने स्पष्टता से कहा है कि चुनाव समाप्त होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद सभी दल आपस में मिलेंगे। और शायद मैं अभी सुन भी रहा था शिंदे साहब को कि हम सब मिलकर बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे और निर्णय करेंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए चित्रा जी। हमारे यहाँ इस तरह का कोई विवाद नहीं होने वाला। सर, अब जो पत्रकार है उनको सबकी चिंता करनी पड़ती है। अनुराग भदौरिया की भी चिंता करनी पड़ती है और आप लोगों की भी करनी पड़ती है। काम ही यही है, जनता ने हमें जिम्मेदारी ही यही दी है कि चिंता कीजिए और सवाल पूछिए, ठीक है। लेकिन बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है, मिल बैठ कर तय करेंगे। बड़ा दिलचस्प हो गया है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट तो कम से कम ये बता रही है ये प्रचंड जनादेश। लेकिन अनुराग भदौरिया जी पीछे से बार बार मुझे कह रहे हैं कि आप झारखंड पे सवाल नहीं पूछ रही हैं। झारखंड में क्या हो गया आप लोगों को कि 5 साल सत्ता से दूर रहने के बावजूद झारखंड में आप लोग वापसी नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है चित्रा जी, अभी पूरे परिणाम नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, मैं तो बहुत आशान्वित हूँ झारखंड को लेके भी। इसलिए हूँ क्योंकि हरियाणा जैसा ही ये भी जो छोटे राज्य है, इनके जो परिणाम होते हैं इसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं। और जो बड़े राज्य होते हैं इनके विधानसभाओं की साइज बड़ी होती है, इसके मार्जिन ज्यादा होते हैं। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 2:30-3 बजे तक जो भी स्थिति होगी सामने होगी। लेकिन मैं भदौरिया साहब को इतना कहूँ, इधर उधर क्यों झांक रहे हो दोस्त, अपने गिरेबान में झांको। आपका उत्तर प्रदेश उलट गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो अखिलेश यादव किया करते थे, गाली गलौज और धमकियां और माफिया के बोली बोल रहे थे, उनको जाके समझाइए कि थोड़ी सभ्यता सीखे और इस तरह से साधु संत और इनको गाली गलौज करना बंद करें। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला यूपी में क्यों लुटा, वो यही पूछना। प्रदेश में समाजवादी पार्टी 3 सीट पे आगे चल रही है, अभी 4 पे है, तो 6 और 4 का चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी सरकार है वहाँ पे, आपने पूरा तंत्र का भी इस्तेमाल किया, उसके बाद भी आप घसीट रहे हैं वहाँ पे, किसी तरह से 1000-2000 से मार्जिन से आगे हो रहे हैं। सुनिए मेरी बात, और उधर मेरी बात सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपकी इस बातों पर मैं हंसी सकता हूँ यार, इससे ज्यादा क्या बोलूं। अरे हंसते टाइम बोलते नहीं है तो सुन लीजिए ना, हंसिए सिर्फ। दूसरा, झारखंड पे आप बोलना नहीं चाहते, वहाँ पे आप पूरा ज्ञान देने लगते हो। पश्चिम बंगाल पे जाओगे तो वहाँ भी अभी ज्ञान देने लगोगे, वहाँ तो आपकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तो पश्चिम बंगाल का पा भी भूल जाते हो आप, उसकी पे बातें नहीं करोगे। ना उत्तर प्रदेश की बात करोगे ना आप झारखंड की बात करोगे, दौड़ दौड़ के आप पहुँच जाओगे कहाँ, महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये भी तो आपको मानना
पड़ेगा ना कि हम जहाँ हैं वहाँ मजबूती से हैं। आप महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं करना चाहते अनुराग भदौरिया जी? अरे सबसे आप समाजवादी पार्टी ने यूपी को छोड़कर तो पूरा दम महाराष्ट्र में लगाया था, आप घूम फिर कर कहीं और हम महाराष्ट्र में 3 सीटों पे है ना आगे। हम कह तो रहे हैं उनसे, हम उनसे कह रहे हैं कि हम 3 सीटों पे महाराष्ट्र में आगे चल रहे हैं। हम बार बार आपको बताना चाहते हैं कि 2 स्टेट में चुनाव हुआ, एक एक करके टाई हो गया, लेकिन आप हार मानने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो झारखंड में हम हारे नहीं है, जब हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में आप जीत गए तो झारखंड में हार मान लीजिए। अरे ये कांग्रेस प्लस की तीनों सीटें मिला भी दें जरा, दिखाइए और टोटल करके बताइए बिल्कुल कितनी हो गई। कांग्रेस 19, शिवसेना उद्धव गुट 20, 39 हो गई। और ये देखिए एनसीपी शरद पवार गुट, पूरा मिलाकर भी आप देख रहे हैं शिवसेना शिंदे गुट का मुकाबला करना कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। तो महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं की जाएगी? वही कहते हैं, हमारे यहाँ एक बात बोलते हैं, कहते हैं गेंदे भय गिलेंदुआ खाएं, दौड़ दौड़ महुअन तन जाए। गीदे भय गिलेंदुआ खाएं, मैंने आपको दौड़ दौड़ के जाना महाराष्ट्र में ही है। मैंने झारखंड की तरफ देखने में भी डर लग रहा है कि उधर देख लेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। महाराष्ट्र के पास इसलिए जाना है क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैसे वाला राज्य महाराष्ट्र है। मुंबई आर्थिक राजधानी है, वहाँ की स्थितियां अलग थी। पहली बार 2 बड़े बड़े गुट और 6 अलग अलग दलों के साथ। बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है और आपको बताते चले दोनों के बीच अमित शाह ने शिंदे और अजित पवार से भी बातचीत की है। कुल मिलाकर ये संदेश दिए जाने की कोशिश है कि सभी को साथ में लेकर चलने की ये कवायद होगी और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखेगी, यानी कि कोई भी गलती वो नहीं करना चाहती है। यहां पर आपको बता दें बिहार की स्थिति अलग हो सकती है। नीतीश कुमार की वह जो कुंडली है वो बिल्कुल अलग है कि तीसरी चौथी नंबर की पार्टी होने के बावजूद हमेशा मुख्यमंत्री वही बनते हैं। बीजेपी पीछे से उनको सपोर्ट करती है, लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कतई करने नहीं जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है और इसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के अलावा मुख्यमंत्री शिंदे से भी बात की है, अजित पवार से भी बातचीत की है। तीनों ही बड़े नेताओं को जो महायुति के हैं उनको जीत की बधाई दी है। जल्दी से संजय जी की एक मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी, के शर्मा जी, इसके बाद में आ रही हूं। साथ में लेकर चलने की कवायद, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो भैया हमारा ही रहेगा, ये बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री का पद इस बार बीजेपी देने वाली नहीं है। आप याद कीजिए 2019 के बाद लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई इसी बात की थी, मुख्यमंत्री के पद को लेकर। उस वक्त उन्होंने गंवाया और इसके बाद जब शिवसेना में टूट हुई उस वक्त भी उन्होंने एक तरह से कहते हैं कि हमने सेक्रीफाइस किया। अब इस मौके पर, इस मोमेंट पर वो मुख्यमंत्री का पद का छोड़ देंगे तो सब 19 वाली बात वहां पर चली जाएगी। मुझे लगता नहीं है कि वो पद छोड़ने वाले इस बार मुख्यमंत्री। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, नतीजे की बड़ी बातें जल्दी से आपको दिखाते हैं। 2019 में उद्धव ठाकरे के अलग होने के बाद पार्टी को फडणवीस ने सवाला, देवेंद्र फडणवीस क्यों आगे चल रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के नाम को हमने चुनावों के दौरान भी देखा था, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से उनके नाम को आगे किया गया, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा वो उन्होंने यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि 23 तारीख के बाद हम डिसाइड करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बड़ी खबर यह है, फडणवीस हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभरे हैं विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की ओर से। और ये देखिए बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग भी लगाए जा चुके हैं मुख्यमंत्री के। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर भी यहाँ पर जो राजू पाटिल हैं उनकी ओर से लगाया गया है देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के साथ, और यहाँ पर मुख्यमंत्री के अलग अलग पोस्टर्स भी लग गए हैं। यकीनन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह की मेहनत उनकी ओर से की गई, हालांकि ध्रुवीकरण की भी पूरी कोशिश उनकी ओर से की गई और अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि उसमें देवेंद्र फडणवीस, उनकी पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जिस तरह का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि इतने सालों तक बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ अगर एमपी में लाडली बहना योजना के जरिए जीत हासिल करती है बीजेपी, तो लाडकी बहना योजना के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जनादेश 149 सीट, 150 से कम सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 124 सीटें अगर जीत कर आती है तो ये अपने आप में क्लीन स्वीप कहा जाएगा। अब दिल्ली की भी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। आपको बताते चले कि 25 तारीख से संसद में सत्र शुरू होने जा रहा है और हम सब जानते हैं अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की किस तरह की बड़ी तैयारी विपक्षी दलों की ओर से करके रखी गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ी मायूसी, क्योंकि धारावी के मुद्दे को बार बार उठाकर भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करती हुई नजर नहीं आई है। एनसीपी शरद पवार 13 सीटों के साथ सबसे बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे 19 सीटों के साथ कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा बुरा प्रदर्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था
और 101 सीटें पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी 19 के पर आकर अगर अटक जाती है तो आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये कितनी बुरी स्थिति है। वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी ने अभी लोकसभा के चुनाव में 13 सीटों पर जीत हासिल की थी और सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में लोकसभा में वो बनकर उभरी थी, लेकिन विधानसभा आते आते ऐसे लुढ़क जाती है पार्टी की 20 के आंकड़े को भी क्रॉस कर पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको बताते चले बीजेपी 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी प्रचंड जनादेश हासिल करती हुई और अमित शाह ने तीनों नेताओं को जीत के बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है, मुख्यमंत्री से बातचीत की है और इसके अलावा अजित पवार डिप्टी सीएम से भी उनकी ओर से बातचीत की गई है। के शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, लेकिन नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ। नीरज, गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों ही महायुति के बड़े नेताओं से बातचीत की है, क्या बात हुई है, आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कब बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तस्वीर कब तक साफ होगी? देखिए, तस्वीर तो अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों नेताओं से फोन पर बात की है। देवेंद्र फडणवीस को फोन किया, एकनाथ शिंदे से बात की और अजीत पवार, तीनों नेताओं को जीत की बधाई दी, क्योंकि महायुति ने जिस तेजी के साथ महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमाई और एक बड़े स्ट्राइक रेट के साथ जीत दर्ज की, ये अपने आप में एनडीए और महायुति के लिए बहुत बड़ी जीत है। और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने रिजल्ट के जो रुझान है अपने पक्ष में देखते ही तीनों नेताओं से फोन पर बात की। अब कहा यह जा रहा है कि शायद विधायक दल की जो बैठक है महायुति के, वो कल होगी और कल ही ये डिसाइड हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और आगे क्या रहने वाला है। तो फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी यही खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों नेताओं से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। गणेश ठाकुर के पास चलते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आप पहुंचा रहे हैं। गणेश ठाकुर मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एकनाथ शिंदे मानने के लिए तैयार नहीं गए हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, बाद में बताएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। गणेश, उनके बयान के मतलब मायने क्या हैं? जी देखिए, बार्गेन पावर अब एकनाथ शिंदे के पास बची है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर भाजपा 100 के अंदर आती और एकनाथ शिंदे 50 होते तो शायद वो उस तरह अपने दाव खेल सकते थे या अपने कार्ड्स खेल सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल वो स्थिति नहीं है। 120 पार अब एकनाथ शिंदे अगर नहीं मानते हैं तो अजीत पवार के साथ भी गठबंधन करके सरकार बनती है और विपक्ष कुछ है वो जो चुन के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा पुरस्कृत या भाजपा ने उन्हें मदद की थी या उनकी तरफ से मदद के आधार पे ही जीत के आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बार्गेन पावर लगभग उनकी कट गई है, नहीं रही है। और यही बात बताई जा रही है कि दिल्ली में भी ये तय हो जाएगा कि अब भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सम्मान उन्हें दिया जाएगा, सम्मान पूर्वक पूरा कैबिनेट होगा, पूरे मंत्रिमंडल होंगे। और मेरी ये जानकारी है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हुए उन्हें बनाया जाता है तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार 2 सीएम हो सकते हैं और जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैं वो समान बांटे जाएंगे। तो अब फिलहाल ये बहुत प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा और किस तरह की रणनीति होगी, लेकिन ये इस चुनाव का क्लियर विनर कोई होगा, कोई पार्टी होगी तो वो भाजपा है। भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। आपको बता दें कि 5 साल का गणित अगर हम देखें तो 2.5 साल विरोधी पक्ष का नेता बनते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एग्रेसिवली उद्धव ठाकरे की सरकार पर हमला किया, फिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा क्योंकि वो पार्टी लेकर आए थे। तो ऐसी स्थिति में पिछले 5 साल में भाजपा के जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं निराश थे, क्योंकि वो हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि हम 105 हैं, लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे अपने पार्टी के एमएलएस के लिए काम करते हैं, उन्हें फंड्स देते हैं और उनको एक फ्री हैंड है। ठीक है, वही बात अजीत पवार की भी थी क्योंकि उनके पार्टी भी आगे बढ़ती गई। गणेश, देवांग आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, अपनी टिप्पणी भी कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है जी गणेश, बताइए। सवाल तो नहीं, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जिस तरह की भारी लीड है रुझानों में, बीजेपी को 126 है, 145 का आंकड़ा चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी अकेले भी सरकार बना सकती है, क्योंकि ये जो 19 सीटें आपको दिखाई दे रही हैं उद्धव ठाकरे की, 13 सीटें आपको शरद पवार की दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे लोग ज़्यादा देर रहेंगे नहीं ये सत्ता के बिना। अभी से डरा रहे हैं आप, इसीलिए उन लोगों ने होटल बुक कर रखा था, छिपाना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और जिस तरह की राजनीति वहाँ होती है, जिस तरह से हमने देखा है राजनीति के होते हुए, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार, ये वो पार्टियां हैं, ये वो विधायक होंगे जो आराम से जो पैसा खर्च किया। तो कल जो होटल बुक किए गए थे, आपको लग रहा है कि ये जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं उस होटल में भी रखेंगे या अब तो बात साफ हो गई है? देखिए, विधायकों ने जो पैसा खर्च किया वो भी तो वसूल करेंगे। वो किससे?
अब जाएंगे जिस पार्टी में सत्ता होगी उस तरफ, वहां से उनको कुछ वसूली हो पाएगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिवांग ये कह रहे हैं कि हम अपने साथियों को लेकर चलेंगे, आप ये कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी की नजर तो उधर वालों पर ज्यादा होगी। अब ये तो अति हो जाएगी कि बीजेपी के नेता कहें कि अब हम आपकी पार्टियां तोड़ेंगे। आप सार्वजनिक रूप से तो यही करेंगे, कहते हैं कि भाई हम सबको साथ लेकर चलेंगे और हम मिल के लड़े हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ होती रही है। हम जानते रहे, जो हम अनुभव बता रहा है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां अगर दो फाड़ हो जाती हैं तो कोई इसमें शंका नहीं है, शक नहीं है कि अपने आप ये पार्टियां यहाँ सिमट आएंगी। और अगर आप देखें कि कितनी बुरी हालत है इन लोगों की, यानी 19 और 13 कांग्रेस, अब दिल्ली की लड़ाई में तो कांग्रेस कमजोर हो गई ना, बिल्कुल कमजोर हो गई। और आप अगर देखें तो लोकसभा का जो चुनाव था उसमें 158 सीट्स हैं इनकी। अगर लोकसभा के चुनावों को आप रख दें उसमें विधानसभा से जी, तो 158 सीट्स हैं, 150 और इनकी 125 हैं, 125, इसमें 126 तो बीजेपी की अकेले आ रही। तो इतनी बुरी पराजय के बाद ये संभावना बिल्कुल खुली हुई है कि बीजेपी अकेले, और ये मत भूलिएगा कि इनमें से भी बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकालना मुश्किल होगा, पर इनमें से आराम से मैं जवाब ले लेती हूँ। गणेश ठाकुर, अब ये बड़ा सवाल है, देखिए ये बात बिल्कुल सच है, शिवसेना शिंदे गुट में भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे जिन्होंने शिंदे के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में गए, अजित पवार को लेकर भी उसी तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का रोल देखिए बहुत बड़ा है। जो बड़ी बातें हम बता रहे हैं कि किस तरह से हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनकर उभरे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम मौलानाओं की ओर से बार बार महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान की अपील की गई, लेकिन अगर यहां पर हिंदुत्व वोटर्स को एकजुट करके इतना क्लीन स्वीप दिलाने में देवेंद्र फडणवीस कामयाब होते हैं तो उनके रोल पर भी आपको जवाब। और वास्तव में क्या अब कांग्रेस प्लस के ये जो विधायक हैं उनको एकजुट रखना, वो कहीं भागे नहीं, टूटे नहीं, इसको लेकर जरा एक बार सुन लेते हैं। ये देखिए जश्न की तस्वीरें। होली में तो अभी वक्त है, लेकिन होली दिवाली एक ही साथ कार्यकर्ता किस तरह से मना रहे हैं उनके लिए आज जश्न का ये मौका भी है, माहौल भी है, दस्तूर भी है। और वैसे ही तस्वीरें सामने आ रही है। गणेश, देवेंद्र फडणवीस का रोल, बनेंगे मुख्यमंत्री? मुझे लगता है चित्रा बनेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव के दौरान सबसे बड़ा विलन किसको बनाने की कोशिश महाविकास आघाड़ी ने की थी तो वो थे देवेंद्र, और देवेंद्र अकेले ही लड़ रहे थे। चाहे वो मराठा आंदोलन हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम वोट की बात हो, जो जहां देवेंद्र को घेरने को मिलता था वहां घेरने की कोशिश की गई। गृह मंत्री के नाते बदलापुर से तमाम जो घटनाएं हुई उसमें हर बार देवेंद्र को घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो डटे रहे और ऐसी तरह डटे रहे कि अब सरकार बनाने आए। जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि एक उनका बयान था कि मैं पुनः ये मतलब मैं वापस आऊँगा, उसको लेकर पिछले 5 साल तक लगातार विरोधी पार्टियों की तरफ से टिप्पणी की गई, लेकिन आज उनके पास मौका है कि वो दम और पूरे जोर से ये कह सकेंगे मैं वापस आया हूं और डंके की चोट पे आया हूं। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये तमाम विरोध, तमाम टिप्पणियां, तमाम जो एक तरह से रणनीति उनके खिलाफ थी उन पर मात करते हुए आज ये अब हम कह सकते हैं एक सक्सेस पार्टी को दिया है, और इसीलिए वो होंगे ऐसा लगातार लग रहा है। और अब जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जैसे दिबांग कह रहे थे कि उन्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, 20 का नंबर अलग है। और हमने देखा है चाहे वो गोवा हो, गोवा में जब ये प्रभारी थे तो गोवा में पूरी कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद ये गोवा में भाजपा में ले आए थे। तो 20 का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, अगर सही खेल खेला जाए तो शायद 20 का ये नंबर अगर उतना रहता है तो उनको अपने साथ जुड़ने में भाजपा को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें कि 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार भी बनी थी उसमें भी बीजेपी के कांग्रेस के तमाम एमएलएस ने अपने हाईकमांड पर दबाव बनाया था कि हमको उद्धव ठाकरे के साथ जाना चाहिए वरना हम कोई और निर्णय ले लेंगे। अब ये 19-20 जो भी होंगे वो क्या इस भूमिका या इस तरह की कोई भूमिका लेते हैं, क्योंकि साफ तौर पे सुपड़ा साफ हो गया है। तीनों पार्टियां जिस तरह का परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए कोई रहना चाहेगा का, तो मुझे लगता है नहीं। शरद पवार की पार्टी के जो विधायक है उनका भी किसी तरह ये हाल हो सकता है, क्योंकि लेकिन गणेश अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखें और जिस तरह का अब तक का उसका इतिहास रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का है, बार बार नीतीश कुमार अगर कम सीटें हासिल करते हैं उसके बावजूद
भारतीय जनता पार्टी लगातार बैक करके उनको मुख्यमंत्री बनाती है, उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहती। वही स्थिति महाराष्ट्र को लेकर 2019 में उद्धव ठाकरे जब अलग हो रहे थे तो बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से कहा गया था कि अगर पहले से प्रॉमिस करते तो मुख्यमंत्री की कुर्सी देने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने के आरोप भी उद्धव ठाकरे के ऊपर लगा दिए गए थे। लेकिन इस बार अगर बड़े नेताओं की ओर से देखिए अब तक की जो जानकारी सामने आई है और गृह मंत्री अमित शाह का फोन जाना, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को जो बीजेपी का सबसे बड़ा वहां का चेहरा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जो खुद मुख्यमंत्री हैं और उनकी ओर से कहा गया कि आगे फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अजित पवार को वो बधाई दे रहे हैं। तो अब तक का ये जो जेस्चर है बड़े नेताओं का वो ये बताता है कि बीजेपी महायुति को लेकर वहां पर आगे बढ़ेगी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी जो जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। ये बात भी सही है कि बार्गेनिंग पावर जो है शिंदे गुट या फिर अजित पवार गुट की वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद संदेश यही दिए जा रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चलेंगे। गणेश जी बिल्कुल, देखिए साथ में लेकर चलना ही होगा, लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी होगी, जब ये कैंपेन हो रहा था तो अमित शाह ने ये अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि 24 में हम साथ रहेंगे लेकिन 29 में हम अपने बल पर सरकार बनाएंगे। तो ये पहला कदम है 29 की तरफ, मैं ऐसा मानता हूँ। और इनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। मैं तमाम ये कार्यकर्ता उनसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है किसका कौन मुख्यमंत्री होगा? आप तो भाजपा वाले देवेंद्र फडणवीस बलिदान करेंगे ना बिहार में, क्या यहाँ भी कर सकते हैं? शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं आप? नहीं, कुछ भी हो, हम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम चुनाव यहाँ लड़े हैं और देवेंद्र शिंदे ठीक है, आप वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आपको भी लगता है क्योंकि शिंदे के नेतृत्व में लड़े ना, शिंदे लोकप्रिय नेता बने, उन्होंने पार्टी चलाई और सीएम के नेतृत्व में लड़की बहन सब आपने लाया, तो शिंदे क्यों नहीं? आपको बलिदान करने की आदत है, बिहार में किया ऐसा जगह पे बलिदान, महाराष्ट्र में बलिदान नहीं हम देंगे, हम 100 सीटों से हम आगे हैं, तो जो आगे है उसका ही मुख्यमंत्री होगा। देखिए क्या ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट आई है, ठीक है, भले उनके नेतृत्व में हुआ है पर हमारी सबसे ज्यादा सीट आई है और हम देवेंद्र जी को ही देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। हमारी जो सीट अभी 126 के आगे चल रही है तो हम लोग तो देवेंद्र फडणवीस अभी और एक बार अब देवेंद्र फडणवीस की ओर से लिखा गया है एक है तो सेफ है। देखिए देवेंद्र फडणवीस जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, अब उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है एक है तो सेफ है। इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में गई थी और यहाँ पर एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है, हैशटैग महाराष्ट्र कहकर देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये ट्वीट किया गया है। एक है तो सेफ है का नारा नरेंद्र मोदी की ओर से चुनावी मैदान में लगाया गया था और इसके पीछे का मकसद यही था, जब आपको बताते चले हिंदू वोटों में जब जाति के आधार पर बंटवारा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है और जब हिंदू ध्रुवीकृत होकर एक साथ यहां पर चुनावी मैदान में वोट करते हैं तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। एक है तो सेफ है, ये नारा दिया गया प्रधानमंत्री की ओर से और अब देवेंद्र फडणवीस लिख रहे हैं एक है तो सेफ है। और यहां पर देखिए अलग अलग पार्टियों का स्ट्राइक रेट आपको दिखा रहे हैं। मेघा मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। मेघा, खबर ये तक आ रही है कि कई ऐसे निर्दलीय हैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जिनकी परफॉर्मेंस ये जो बड़ी बड़ी महाविकास अघाड़ी की पार्टियां हैं उनके मुकाबले अच्छा चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? मेघा जी चित्रा, 4-5 बड़ी पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है। पहली मैं आपको ये बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी महाराष्ट्र एक छठी ऐसी राज्य बन रही है जहां 3 बार लगातार एक बाद के एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार वापस लेकर आई है। पहली बात तो ये छठा राज्य महाराष्ट्र बन जाता है गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाद। तो ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में, पहली बात। दूसरी बात चित्रा ये है कि अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं और अब क्लियर हो गया है कि ऐसे ही रहेंगे, इंडिपेंडेंट अपक्ष जो है वो 20 जगह पर आगे चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे 19 और शरद पवार 13। तो आप समझिए कि शरद पवार जैसी पार्टी, शरद पवार जैसे नेता की पार्टी, उद्धव ठाकरे जैसे नेता की पार्टी अभी अपक्ष जितने आगे चल रहे हैं उनसे कम ये बड़ी बड़ी पार्टियां पीछे चल रही है। उद्धव ठाकरे 19 पर, शरद पवार 13 पर। महायुति की जो अभी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो कि अलायंस पार्टनर है महायुति में 85.5% की स्ट्राइक रेट, ऐसी स्ट्राइक रेट, जबरदस्त स्ट्राइक रेट जो सोचा नहीं था भारतीय जनता पार्टी ने। शिवसेना जो कि शिंदे जी के नीचे है 70% की स्ट्राइक रेट है और अजीत पवार की पार्टी को 62% की स्ट्राइक रेट है। जो एमवीए है महाविकास अघाड़ी उनकी स्ट्राइक रेट सुनिए और कंपेयर करिए चित्रा। कांग्रेस की 18.6 स्ट्राइक रेट है, उद्धव ठाकरे की 20.6 और एनसीपी शरद पवार की 15% स्ट्राइक रेट है। तो आप समझिए कितना नीचे गिरी है। यहां एक ऐसी चीज हुई है जो सुनामी
सुनामी आई है यहाँ पर, इससे बहुत सारी पॉलिटिकल सीख लेने की जरूरत है। चित्रा, आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में 100+ सीट 1990 के बाद इस तरीके से लगातार नहीं जीती है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी 100+ सीट के साथ में महाराष्ट्र में वापस आ रही है। कोई भी और पार्टी इस तरीके से 1990 के बाद में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस की ये वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस बताई जा रही है। अभी आप 13 सीट पे मैंने आपको बताया, इस तरीके की 15% एक स्ट्राइक रेट, जो कि शरद पवार जी की पार्टी, अब जितना भी आपने बात किया था पिछले 1 महीने में, यही बताया जा रहा था कि शरद पवार जी ने अपनी कैंडिडेट सिलेक्शन इतनी अच्छी करी है और लोगों से जाकर बोला है ये उनका आखिरी इलेक्शन है, बहुत सिंपैथी हो गई है। आप देखिएगा शरद पवार की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, मगर अब आप देख रही हैं कि लोगों ने सिरे से नकारा है। चित्रा, इसका सिर्फ एक टेक अवे है, व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, महाराष्ट्र के लोगों ने यह चुनाव कर लिया कि उनको भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चाहिए, उनकी अलायंस सरकार में चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के नीचे ये लड़े थे, रिलायबिलिटी का चेहरा है, स्टेबिलिटी का चेहरा है, एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। और ये डेवलपमेंट की जो बात हुई है, इस बार मुझे लगता है कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में डेवलपमेंट के लिए वोट दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन यहां क्विकली ऐड कर दूं, चित्रा, आपने वो इंटरव्यू के बार बार में रेफरेंस दिया है जो मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से किया था चुनाव के 2 दिन पहले। बार बार वो कितना क्रोधित हो गए थे जब मैं पूछ रही थी कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देते हैं, और वो सवाल मुझ पर उठा रहे थे कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली समझ तो उन लोगों को ही सही आया था चित्रा, क्योंकि इस तरीके की हिंदू पोलराइजेशन जो हुई है, जो रूरल एरियाज में हिंदू पोलराइजेशन देखी गई है, 25 से 30 जी मेघा, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। और जल्दी से आपको बताते चले आगे आने वाले वक्त में इसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा। आपको बताते चले महाराष्ट्र के नतीजों का असर यह भी होगा, राज्यसभा में महाराष्ट्र से आने वाले विपक्षी सांसदों की सीट की संख्या भी कम हो जाएगी। महाराष्ट्र से कुल 19 राज्यसभा सांसद आते हैं। संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, अब आगे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनके भविष्य को लेकर अब ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन पहली बार कोई गठबंधन 200 के पार पहुंचा है। निर्दलीय अन्य को प्रदर्शन अघाड़ी के दलों से बेहतर इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऊपर वाला आंकड़ा भी अगर हम सही कर लें, अपडेट आ चुका है। आपको बताते चले बीजेपी के स्ट्राइक रेट 85% इस वक्त, क्योंकि 125 सीटों के साथ 149 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी अगर 125 सीटों के साथ यहां पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, तो वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनामी जैसी स्थिति है, यानी कि जीत की ये सुनामी बीजेपी जिसके इंतजार में थी। आप जरा सोचिए, 2019 के लोकसभा में 23 सीटें जीतने वाली पार्टी जब 2024 के लोकसभा में आती है, 9 सीटों पर वो सिमट जाती है। उसके बाद वो किस तरह से शानदार वापसी करती है, उसका आंकड़ा आपके सामने है। और लोकसभा 2024 के बाद बार बार ये कहा गया था, और ये तस्वीरें आपके सामने है। भूपेंद्र यादव आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले महाराष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको देवेंद्र फडणवीस फूलों का गुलदस्ता देकर और भगवा वस्त्र देकर उनको सम्मानित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मराठा टोपी है, महाराष्ट्र में अलग अलग हमने देखा था बीजेपी ने किस तरह से मराठी टोपी का भी एक पोस्टर एक है तो सेफ है के साथ जारी किया था। और यहाँ पर जीत का सेहरा सजाते हुए अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के मराठा जो टोपी है उसको पहनाकर, और सभी के चेहरे यहाँ पर खिले हुए हैं। ये महाराष्ट्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भूपेंद्र यादव, जिनको वहां की जिम्मेदारी दी गई थी महाराष्ट्र की, और बधाई देते हुए देवेंद्र फडणवीस ही क्या बनेंगे मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अभी खुलकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, कहा जा रहा है थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति हो चुकी है। 125 सीटों के साथ सुनामी जीत की लेकर आई है बीजेपी, और देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री। यही कारण है कि किस तरह से उनको जीत का सेहरा, जीत की टोपी पहनाई जा रही है। और यहाँ पर भगवा वस्त्र भी उनको पहनाया जा रहा है, क्योंकि एक है तो सेफ है का नारा इस भगवा रंग में भी छिपा हुआ है, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जाता है। आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, महाराष्ट्र के आंकड़े यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आए हैं, और इस तरह की उम्मीद बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं की थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विरोधी दल हार मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत हो, बाकी दूसरे दल हो, वो निशाना आप पर साध रहे हैं। लेकिन 2 बड़ी बातें जिसके कारण आपको लगता है कि बीजेपी आज इस मुकाम तक पहुंची है, क्या रही? जिस तरह वो निशाना हम पर नहीं, वो देश की जो पूरी इलेक्शन मशीनरी है उस पर निशाना साध रहे हैं, जो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस पर निशाना साध रहे हैं। वो बड़ा स्वाभाविक है, चुनाव हारने के बाद
ठीकरा फोड़ना तो पड़ेगा उनको। हरियाणा के बाद भी उन्होंने जेब मटाने के लिए कोशिश करी थी। तब भी मैंने कहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए चलते हुए ये इलेक्शन मशीनरी पर या इलेक्शन कमीशन पर या ईवीएम्स पर प्रश्न उठाएंगे। और अब भी ये देखिएगा, ये इसी लाइन पर, इसी तर्ज पर अब शुरू हो गया काम कि नहीं ये जीत तो भाजपा की जीत नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनको जेब मिटानी है। पर मूलतः जो बात है, जो अमित शाह जी ने जो पिछले कुछ सालों में, पिछले 15 सालों में जो पार्टी की जो मशीनरी का स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिस प्रकार से नीचे तक का पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता खड़ा कर दिया है, वो हम बेशक चुनाव हारे जीते अलग बात है, परंतु जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा कर दिया है वो आज दुनिया में किसी और पार्टी के पास नहीं है। जो पोलिंग बूथ पर, फिर नीचे पन्ना प्रमुख, पोलिंग बूथ प्रमुख, फिर त्रिदेव, फिर उसके ऊपर खंड प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, फिर ये पूरा एक लेयर पर बाई लेयर, और उनकी सारा साल ऑनगोइंग एक्टिविटी चार्टर प्लान है और वह फीडबैक सिस्टम भी आता है उनके। ये 2 वे सिस्टम है, ये 1 वे सिस्टम नहीं है, ये 2 वे सिस्टम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी पार्टियों को, जहाँ जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक लेसन है, उनके लिए एक एनालिसिस का या पीएचडी करने के लिए भी एक सब्जेक्ट है कि किस प्रकार से काम करते हैं। एक सेकंड और दीजिए। और दूसरा, जो हम प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स हैं और जो राज्य की स्कीम्स हैं वो नीचे ठीक ढंग से डिलीवर हों। सिर्फ ये नहीं कि वादा कर दिया फिर वादा करके फिर मुंह मोड़ ले, ऐसा नहीं। ये जो वादे करना और उसको फिर निभाना, ये भी एक अपने आप में कमाल है। ठीक है, और मतलब ये आप जो ये कह रहे हैं processes जो वादा प्रधानमंत्री किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बातों से समझ में आ गया है, लेकिन जो डायलॉग बोले जाते हैं चुनावी मैदान में, किस तरह से वो लौट कर आते हैं और जोरदार दस्तक देते हैं, उसकी एक बान के दिखा देते हैं। देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे ने जब उनको धोखा दिया था, उसके बाद जैसा कि बीजेपी की ओर से कहा गया, फिर उनकी ओर से देवेंद्र फडणवीस की ओर से अपने मन की जो व्यथा है वो बयां की गई थी और कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा दमदार तरीके से। एक बार जरा वो बयान सुन लेते हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस का 5 साल वो पुराना बयान इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वो बयान हमने आपको दिखा दिया कि मैं लौट कर वापस आऊंगा, और यहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग हिस्सों से जो निकलकर सामने आती है। एक बार फिर से जरा सुन लेते हैं। लौट कर वापस आने जा रहे हैं प्रचंड जनादेश के साथ देवेंद्र फडणवीस, उनकी पार्टी। सुनिए 5 साल पहले का। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। जीत के महानायक बनकर उभरे हैं और शिंदे और फडणवीस ने एक दूसरे को बधाई दे दी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने एक दूसरे को फोन करके बधाई दे दी है। और जो बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, आपको बताते चले कि अब बहुत जल्दी ही वर्षा अपने बंगलों पर पहुंचने वाले हैं, अपने निवास स्थान पर एकनाथ शिंदे। यहां पर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और जिस तरह की जीत हासिल हुई है उसके बाद यकीनन दोनों ही बड़े नेताओं के लिए ये बहुत बड़ी बात, लेकिन खासतौर से देवेंद्र फडणवीस के लिए, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उद्धव ठाकरे के साथ 2019 का चुनाव लड़ा, शानदार तरीके से दोनों पार्टियां जीती। 56 सीटों पर उद्धव ठाकरे, 105 पर बीजेपी। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे की ओर से उन्हें धोखा मिला, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2.5 सालों तक सत्ता से बाहर रही। हालांकि 5 दिनों के लिए अजित पवार के बलबूते जरूर सरकार बनी थी, लेकिन बहुत भद्द पिटी थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब देखिए, इतिहास ने अपने आप को नए तरीके से कैसे संवारा और सजाया है कि वर्तमान बीजेपी का और भविष्य कितना सुनहरा बना दिया है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। शिंदे और फडणवीस ने एक दूसरे को बधाई दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ, जो बताएंगे कि फोन पर क्या बातचीत हुई है। वैभव, क्या बातचीत हुई है? फोन करके एक दूसरे को बधाई दी गई है, देखो और आकर मिठाई खाएं, ये भी कहा गया है। जी बिल्कुल, देखा गया है तो पिछले 2.5 सालों में ये तीनों की अग्नि परीक्षा थी और इस परीक्षा में आज ये सफलता पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में इन्होंने जो योजना लाई, लाडली बहन का योजना का ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है वो यहाँ पे बढ़ा है और
पूरा क्लीन स्वीप यहाँ पे महायुति को मिलते हुए नजर आ रहा है। जब एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया तो उन्होंने वही बोला कि हमारी योजना और हमारी मेहनत है वो रंग लाई है। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने अजित पवार से भी बातचीत किया और उनको ये भी कहा कि आपका जो निर्णय था, आपका जो डिसीजन था, वो आज सही होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बगावत करके दूसरी पार्टी बना ली, वही परिस्थिति थी जो अजित पवार शरद पवार से बगावत करके भाजपा के साथ जुड़े। यानी इसके लिए महायुति के लिए आज अग्नि परीक्षण का दिन था। अब इस वक्त मैं हूँ वर्षा निवास स्थान पे, जहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पे आएंगे। भाजपा की तरफ से यहाँ पे कई नेतागण आने की संभावना है। हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सेलिब्रेशन का पूरा प्लानिंग यहाँ पे हो गया है। एकनाथ शिंदे के नाम के गाने यहाँ पे बज रहे हैं, यहाँ पे झंडा एकनाथ शिंदे की शिवसेना का लहराया जा रहा है। यहाँ पे पहली बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे असली और नकली शिवसेना की लड़ाई थी, उसमें आज साबित हो रहा है कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। एकनाथ शिंदे पिछले 2.5 सालों में जिस प्रकार का काम किया है, उसे देखते हुए आज जो नतीजे आ रहे हैं, यही तीनों के बीच में बातचीत हुई कि आने वाले दिनों में अपनी जिम्मेदारी है वो और बढ़ती जाने वाली है, क्योंकि जो योजनाएं लागू की है उनको अभी जो वचननामा दिया था, जो जिस प्रकार से मैनिफेस्टो जाहिर किया था, उसको अभी सत्यता में उतारना होगा। इसकी वजह से ही अब ये तीनों किस प्रकार की रणनीति करते हैं, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैभव, मुझे याद है कि जब हम लोग इंटरव्यू करने के लिए एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे तो कितनी व्यस्तता की वजह से एक इंटरव्यू नहीं हो पाया था और फिर उसके अगले दिन उन्होंने बुलाकर हम लोगों को एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था। आपकी भी वहां पर मौजूदगी थी, लेकिन ये जो जेस्चर रहा है या एकनाथ शिंदे की जो मेहनत रही है वो भी अपने आप में अभूतपूर्व रही है। दिन भर लगातार अलग अलग जगहों पर कैंपेनिंग करना, रात को इंटरव्यू देना, नेताओं से मुलाकात करना, रास्ते में गाड़ी में सो जाना, हेलीकॉप्टर में नींद लेना और उसके बाद फिर काम करना। लेकिन एकनाथ शिंदे, ये जो आंकड़े सामने आए हैं, बीजेपी यहां पर प्रचंड तरीके से बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी हार मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है सीटें भले ही किसी की ज्यादा हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो थोड़े इंतजार के बाद ही बनेगा जब हम सब एक साथ मिलकर बैठेंगे। क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से, सुनिए, उसके बाद इसी बयान पर करने वाले हैं चर्चा। ये मुख्यमंत्री शिंदे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि एकनाथ शिंदे अब पहुंचेंगे अपने आवास पर। जो बड़ी जानकारी और यहाँ पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है आप देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी कामयाबी है अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वो मात देते हैं और उद्धव ठाकरे दो सीएम साहब आज जी बोलिए बोलिए आपके चेहरे की हंसी पूरी देश की जनता सुन रही है। लाडली बहना बाइट वहाँ पे कर लेंगे। लाडक्या बहिणींनी सगळ्यांचे अंदाज बोल ठरवले। वहाँ कर लेंगे, स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो ये है एकनाथ शिंदे जी, आज खुश है, उनके चेहरे पे हंसी, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनकी मेहनत कितनी रंग लाई है। क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे का जो पूरा शेड्यूल था वो किस तरह से था। देखिए, एकनाथ शिंदे जब बगावत करके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राजभवन में, तो उस समय पे यही लगा था कि एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम होंगे और देवेंद्र फडणवीस ये सीएम होंगे, पर लेकिन उल्टा हुआ, एकनाथ शिंदे सीएम हो गए और लोगों को ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस है, ये पूरी कमान है वो अपने हाथ में ले लेंगे और एकनाथ शिंदे को रिमोट कंट्रोल जैसा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने अपनी पावर दी और लोगों को ये बताया कि हाँ, मैं एकनाथ शिंदे हूँ, मैं मुख्यमंत्री पद के लिए लायक हूँ, मैं दिन रात मेहनत कर सकता हूँ और मेरे को जो मौका मिला है महाराष्ट्र की सेवा करने का, उसको मैं कामयाबी की तरफ लेके जा सकता हूँ। यही एकनाथ शिंदे ने दिन रात मेहनत करके बताया है। देखिए, बीजेपी के विधायक हो या विरोधी पार्टी के विधायक हो, सभी को उन्होंने समान न्याय देने का प्रयास किया है। इसलिए विरोधी पार्टियों के विधायक भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार की अपने विधानसभा क्षेत्र की काम है वो करते लेते आ रहे।